अब हम यहां पे एक रिलेशन देखते हैं, कहता है इफ आर इज एन एच, थीटा फाइंड करना है। तो इस बात को आप समझिए अच्छे से, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी एंड यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। तो जो चीज कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, यू स्क्वायर जी और जी कैंसिल हो गया। साइन 2 थीटा एन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा एन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब साइन थीटा से ये कैंसिल आउट हो गया, टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 बाई एन। अब ध्यान दीजिए कि मैंने क्या किया, कॉस को इस तरफ सेंड कर दिया साइन के नीचे, 2 को इधर सेंड कर दिया, 4 हो गया, यहां से रिजल्ट आ गया। अगर स्टेप लिखना है तो स्टेप भी आप लिख लीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज 4 अपॉन एन। तो ऑब्वियस है टैन थीटा 4 बाई एन आ गया, थीटा आ गया टैन इनवर्स 4 बाई एन। वेरी यूजफुल, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अब आप। जैसे मैंने कहा इफ आर इज एच फाइंड थीटा। अब यहां एन की वैल्यू तो 1 है, टैन थीटा 4 अपॉन 1, टैन थीटा इज 4, थीटा टैन इनवर्स 4। इस केस में रेंज और हाइट दोनों सेम आती है। अगर मैं कहता इफ आर इज 4h, अब बताइए, तो टैन थीटा, क्योंकि यहां पे n की वैल्यू 4 हो गई, टैन थीटा 4 बाई 4 बाई एन था, 4 बाई 4 1, और टैन थीटा अगर 1 है तो थीटा 45 डिग्रीज। तो आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर रेंज NH के बराबर है तो थीटा टैन इनवर्स 4 बाई एन सीधे सीधे लगाया जा सकता है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मूलाज इन कार्टेशियन फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइए, जब हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया था U से और थीटा से, इस तरफ UX आया था जो कि U cos थीटा था, इधर UY आया था जो कि U sin थीटा था। तो UX इक्वल्स टू U cos थीटा, UY इक्वल्स टू U sin थीटा, U इस तरफ दे रखा है आपको। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2U sin थीटा बाई जी, जिसको मैं इजिली लिख सकता हूं 2UY बाई जी। हाइट का फॉर्मूला U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G है, तो UY का होल स्क्वायर बाई 2G हो गया। क्यों? क्योंकि आप इसको UY की वैल्यू देखिए, U साइन थीटा है। रही बात रेंज की, रेंज U cos थीटा इंटू T होता है, U cos थीटा इंटू 2U साइन थीटा बाई जी। तो रेंज क्या आ गया, अब आप इसको UX लिख सकते हैं, इसको UY, तो 2UX UY बाई जी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोजेक्टाइल के तीनों फॉर्मूलाज हमने सॉल्व कर लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2UY ओवर जी, हाइट आ गया UY का होल स्क्वायर बाई 2G, और रेंज आ गया 2UX UY बाई जी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे कहता कि इफ प्रोजेक्टाइल की स्पीड जो गिवन है, प्रोजेक्टाइल की जो स्पीड गिवन, अगर मैं आपसे कहता कि AI प्लस BJ है, तो जनरली बच्चे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि पहले वो U निकालते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि ये ऐसा ट्राइंगल बनता है, इधर A इधर B इधर U थीटा, फिर वो टैन थीटा निकालते हैं B बाई ए।
उसके बाद वो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2u साइन थीटा ओवर जी करते हैं, हाइट के लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g करते हैं, और रेंज के लिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी करते हैं. नाउ वी डोंट नीड टू डू दिस. इसमें कैलकुलेशंस भी ज़्यादा हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है. हम सीधे सीधे कैसे बनाएंगे? अगर हमसे कहा जाएगा कि रेंज बताओ, हाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, तो हमें पता है ये हमारा यू एक्स है क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, और ये हमारा यू वाई है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम सीधे 2b बाई जी लिखेंगे, हाइट हम सीधे b स्क्वायर बाई 2g लिखेंगे, और रेंज को हम 2ab बाई जी लिख देंगे. तो दीज आर द फॉर्मूलाज जो हम इसको सीधे सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो कार्टेशियन फॉर्म वाले केस को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. जब भी प्रॉब्लम आए सीधे सीधे लगा दीजिए. अब जैसे आप सपोज करो u1 तो गिवन है a1i b1j, u2 गिवन है a2i b2j. टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ वन आ गया 2b1 अपॉन जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ सेकेंड आ गया 2b2 अपॉन जी. हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है. नाउ इफ t1 इक्वल्स टू t2 क्या होगा? 2b1 बाई जी, 2b2 बाई जी, b1 इक्वल्स टू b2. तो फॉर t सेम uy सेम होना चाहिए. अब एक बात समझिए, अगर b1 इक्वल्स टू b2 है, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर के बराबर होगा, b1 स्क्वायर अपॉन 2g b2 स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर हो जाएगा. तो ये सीधे सीधे h1 इक्वल्स टू h2 आ रहा है. यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बाहर आई कि अगर uy सेम है ना, दो प्रोजेक्टाइल्स का अगर uy सेम है, अगर दो प्रोजेक्टाइल्स हैं दोनों का uy अगर सेम है, तो उनका टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम आता ही आता है, उनका हाइट भी सेम आता है. आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर टाइम सेम लगा है तो हाइट भी सेम लगेगा, और अगर हाइट सेम आया है तो टाइम भी सेम आएगा. तो इजीली हम इस चीज़ को यहाँ पे कह सकते हैं. अच्छा, अब अगर टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट दोनों इक्वल आ गए तो रेंज भी क्या हो जाएगा? इक्वल. नाउ ऐसे कभी मत सोचिए क्योंकि ऐसा नहीं है. रेंज का फॉर्मूला 2ab बाई जी है. रेंज सेम सिर्फ तब आएगा जब ab सेम होगा, मतलब ab का प्रोडक्ट अगर सेम है तब होगा, वरना नहीं. मतलब ux uy का प्रोडक्ट दो प्रोजेक्टाइल का अगर सेम आता है तो ही इनका रेंज इक्वल आएगा. जैसे अब एक प्रॉब्लम करते हैं. मैंने कहा u1 है 3i प्लस 4j, u2 है 4i प्लस 3j, और u3 है 2i प्लस 4j. तो बच्चे सबसे पहले अब अगर मैं पूछूं कि बताइए कौन से दो प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो देखिए इसका और इसका y कंपोनेंट सेम है क्योंकि रूल क्या है? y सेम होना चाहिए. तो ऑब्वियस सी बात है t1 इक्वल्स टू t3. अगर मैं कहूँ हाइट किसका किसका सेम है, तो h1 इक्वल्स टू h3, क्योंकि रूल क्या था? अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आ रहा है तो हाइट भी पक्का सेम आएगी. लेकिन अगर मैं कहूँ रेंज किसका सेम आएगा, तो रेंज सेम आने के लिए ux और uy का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए. तो रेंज सेम होने के लिए ux और uy का प्रोडक्ट सेम होगा. अगर प्रोडक्ट आप सेम करते हैं तो नोटिस कीजिए 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 ये भी 12, लेकिन यहाँ 2 इंटू 4 8 आ रहा है. तो ऑब्वियस ये बात है इस बार इसका और इसका प्रोडक्ट सेम है, इसलिए r1 इक्वल्स टू r2 हो जाएगा. इमेजिन करिए हाउ मच टाइम यू कैन सेव, क्योंकि नॉर्मली बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं? नॉर्मली बच्चे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि पहले वो u की वैल्यू कंप्लीटली निकालते हैं, फिर एंगल निकालते हैं, फिर तीनों फॉर्मूलाज रख के तब कंपेयर करते हैं. तो बहुत टाइम टेकिंग है. अदरवाइज हम अगर इससे करें तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाता है. अब जैसे देखिए, कहता है 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड विथ सेम स्पीड बट वन विथ एंगल 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा, दूसरा 45 माइनस थीटा से फेंका है. फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेंज. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि अगर u सेम है
और θ1 प्लस θ2 अगर 90 है तो रेंज R1 इक्वल्स टू R2 आ जाता था। तो इसका आंसर है 1:1। सीधे सीधे हमने निकाल दिया, क्योंकि अगर θ1 प्लस θ2 90 है तो R1 को मैं आराम से R2 के बराबर लिख सकता हूं। A machine gun can fire bullets in all directions with same speed u. Find the maximum area covered. अगर यहां से वो फायर कर रहा है, इधर भी फायर किया, इधर भी फायर किया, इधर भी फायर किया, इधर भी फायर किया, हर तरफ फायर किया, तो यू विल सी दैट कि ये एक सर्कल में स्प्रेड हो रहा है और इस सर्कल का जो रेडियस आएगा वो खुद रेंज के बराबर होगा। एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया फॉर एरिया मैक्सिमम, आर शुड बी मैक्सिमम। रेंज मैक्सिमम की वैल्यू होती है यू स्क्वायर बाई जी व्हेन थीटा इज 45। तो अगर मशीन गन को 45 डिग्री पे टिल्ट करके फायर किया जाए तो रेंज मैक्सिमम आएगा, और रेंज मैक्सिमम आएगा तो एरिया भी मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम एरिया का फॉर्मूला हो गया पाई यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर, पाई यू टू द पावर 4 ओवर जी स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम एरिया इन विच द बुलेट कैन स्प्रेड, अगर हम बस 45 डिग्री पे फायर करना शुरू करें तो अगर हम 45 डिग्री पे फायर कर रहे हैं तो मैक्सिमम एरिया में स्प्रेड हो जाएगा पाई यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर, पाई यू 4 अपॉन जी स्क्वायर। कहता है अरेंज द रेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इफ स्पीड इज सेम बट द एंगल्स आर 13, 25, 49 एंड 81 डिग्रीज। बच्चे, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। अगर आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ विल बी ए साइन कर्व ऐसा। 45 डिग्री के लिए रेंज मैक्सिमम आता है, रेंज मैक्सिमम, और 90 डिग्री के लिए 0। और जो रेंज थीटा पे आता है सेम वही रेंज 90 माइनस थीटा पे आता है। जो रेंज थीटा पे होगा वही 90 माइनस थीटा पे, हमने पहले पढ़ रखा है। अब बच्चे सोचते हैं कि रेंज कैसे निकालें, वो 2 थीटा अगर करेंगे तो 26 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। इनकी वैल्यूज तो हमने अलग से नहीं पढ़ी हुई, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बस अरेंज करना है। तो बस आप याद रखिए 45 के जितना क्लोजर होगा ना, 45 के जितना क्लोजर एंगल होगा रेंज उतना ही बड़ा होगा, और 45 से जितना दूर होगा रेंज उतना ही छोटा होगा। यहाँ 45 से सबसे क्लोजर कौन है? 49। तो सबसे ज़्यादा रेंज तो 49 डिग्री वाले के लिए होगा, उसका रेंज सबसे ज़्यादा है। 49 डिग्री वाले के लिए रेंज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद 25 का नंबर आता है। तो 25 वाले का रेंज इससे तो छोटा होगा लेकिन बाकी से बड़ा होगा। इसके बाद नंबर आ जाएगा 13 डिग्री का, और लास्ट में आएगा 81 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस ये देखना है कि विच एंगल इज क्लोजेस्ट टू 45। जो एंगल क्लोजेस्ट टू 45 होगा उसका रेंज मैक्सिमम होगा, और बाकियों का जो रेंज होगा जैसे जैसे डिस्टेंस एंगल बढ़ता जाएगा रेंज उसका घटता चला गया। तो यहाँ से कंडीशन आ गया। तो 81 डिग्री विल हैव द लीस्ट एंड 49 डिग्री विल हैव द हाईएस्ट रेंज इन दिस प्रॉब्लम। इसको हमने ग्राफ से सॉल्व कर दिया। कहता है इफ r इक्वल्स टू 2h गिवन दैट द स्पीड इज u फाइंड द रेंज। सॉल्व करते हैं। अगर r इक्वल्स टू nh होता था तो tan थीटा 4 अपॉन n होता था। tan थीटा 4 अपॉन 2 आ गया। एक ट्राइंगल बनाते हैं, 2 1 थीटा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, tan थीटा 2 ओवर 1 आ गया। ठीक है, यहां से अब आप साइन और कॉस भी निकाल लीजिए। साइन थीटा 2 ओवर रूट 5 आएगा, कॉस थीटा 1 ओवर रूट 5 आएगा। तो साइन थीटा 2
2/√5 है, cos थीटा 1/√5 है। रेंज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई जी भी तो था, तो रेंज आ गया u 1/√5, 2u 2/√5 और नीचे में g भी। तो ये आपका 4u² आ गया। ये हमारा रेंज है। कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले r इक्वल्स टू NH वाले इक्वेशन से tan थीटा की वैल्यू निकाल ली। tan थीटा की वैल्यू 2 आ गई तो ट्रायंगल बना दिया, क्योंकि tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो tan थीटा को अगर आप 2/1 लिखते हैं तो परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेन्यूज अगर निकालना है तो 1² + 2 का स्क्वायर कर देंगे, √5 आ गया। तो यहां से tan थीटा अगर 2 है तो sin थीटा 2/√5 आएगा, cos थीटा 1/√5 आएगा। रेंज का फॉर्मूला u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई जी होता है। ये फॉर्मूला वो लगा दिया ना, u cos थीटा इंटू टी वाला। अब cos और sin की बस वैल्यू रख दी। तो cos और sin की जब वैल्यू रखी तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ गया? ये हमारा रिजल्ट आ गया 4u²/5g। कहता है बॉय थ्रोज अ बॉल विथ एन एंगल ऑफ π/15। द बॉल इज जस्ट टॉप्ड बाय अ वॉल। देन फाइंड द एंगल ऑफ सेकेंड अटेम्प्ट फॉर अ सक्सेसफुल थ्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक वॉल है, यहां से इसने इसको थ्रो किया, पर ये दोस्त के पास पहुंची नहीं क्योंकि दीवार ने जस्ट इसको रोक दिया। जस्ट टॉप्ड ऑन द बाय द वॉल का मतलब होगा टॉप से रुक गया। आपने π/15 पे फेंका, अनसक्सेसफुल हो गए। अब आपको रेंज तो वही रखनी है पर हाइट ज्यादा रखनी है। तो नाउ यू विल थ्रो एट π/2 माइनस π/15। ये हमारा अगला एंगल होगा। तो अगर हम देखेंगे तो इस बात को आप समझिए कि नाउ यू विल हैव टू थ्रो एट दिस एंगल। अगर इस एंगल पे आप थ्रो करते हैं तभी आपको इक्वल रेंज मिलेगा, लेकिन हाइट पहले से ज्यादा मिलेगी। यहां पे हमने वो कंसेप्ट यूज कर लिया जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सेम रेंज आता है। थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए क्या आता है? सेम रेंज आता है, लेकिन हाइट अलग अलग आ जाती है। तो बॉल उसके पास पहुंचेगी पर ज्यादा ऊंचाई अटेन करेगी, तो इस बार दीवार से अटकेगी नहीं। तो ठीक है, π/15 था, तो π/2 माइनस π/15 इज द सेकेंड एंगल ऑफ थ्रो। Center of a boat of length 1 meter is at distance of 5.5 meter from the shore. A boy throws a ball with speed 10 meter per second. If u is 10 meter per second square, find the range of angles for successful throw. जैसे लड़का यहां खड़ा है, बोट यहां है, ये डिस्टेंस 5.5 मीटर है, बोट की खुद की लंबाई 1 मीटर है। तो लड़के को बॉल सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए या तो इस कॉर्नर पे गिराना है, मिनिमम इस कॉर्नर पे तो पहुंचना ही चाहिए। मतलब रेंज मिनिमम हमारा 5 मीटर आएगा। कैसे आया आप देखिए, 5.5 मीटर सेंटर से दूरी थी और बोट का हाफ उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो रेंज मिनिमम 5 मीटर आ गया। रेंज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला u² sin 2 थीटा बाई जी था। 5 is 10 into 10 sin 2 theta over 10. Sin 2 theta is 5/10, half. 2 theta 30 डिग्री आ गया। क्यों? sin 2 थीटा की वैल्यू 30 होती है, थीटा आ गया हमारा 15 डिग्री। तो पॉसिबल एंगल्स आर 15 डिग्री एंड 75 डिग्री, दोनों के लिए वहीं जाके गिरेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दूसरे कॉर्नर पे बॉल आके गिरे, मतलब कि रेंज 6 मीटर। 6 इज u² sin 2 थीटा बाई जी। 10 into 10 sin 2 थीटा बाई 10। sin 2 थीटा 6/10 आ गया, 3/5।
एक ट्राइंगल हमने पहले भी पढ़ रखा है, 3, 4 और 5 के लिए ये 53 डिग्री होता है, ये 37 और ये 90। तो साइन थीटा अगर 3/5 आ रहा है, इसका मतलब 2 थीटा इज 37 डिग्री, थीटा इज 18.5 डिग्री। अगला पॉसिबल एंगल हो गया, 90 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 18.5 एंड 71.5, ये दो एंगल्स हैं जिसके लिए 6 मीटर पे गिरेगा। 15 और 75 पे थ्रो करने से 5 मीटर पे गिर रहा है। 18.5 एंड 71.5 के लिए 6 मीटर पे गिर रहा है। अगर आप ग्राफ बना के देखेंगे तो देखिए 15 डिग्री के लिए 5 मीटर, 18.5 डिग्री के लिए भी 6 मीटर। तो इसके बीच के सारे एंगल अलाउड हैं, क्योंकि 5 से 6 के बीच में गिरेगा तो सक्सेसफुल होगा। उसके बाद 71.5 के लिए 6 मीटर पे एंड 75 डिग्री के लिए 5 मीटर पे। तो कहां से कहां तक आप थ्रो कर सकते हैं? आप अगर एंगल 15 से 18 के बीच में रखेंगे, 15 से 18 के बीच में रखेंगे, तो देखिए रेंज 5 से 6 के बीच में रहेगा, सक्सेसफुल। लेकिन 18.5 से ज़्यादा जाएंगे तो रेंज 6 मीटर से ज़्यादा आ रहा है, बाहर चली जाएगी। फिर 71.5 से लेके अगर आप 75 तक थ्रो करेंगे तो अगेन द रेंज इज इन बिटवीन 5 to 6। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है 15 to 18.5, देन देयर इज अ इंटरवल ऑफ 53 डिग्री। अगर आप इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटरवल ऑफ 53 डिग्री आ गया। 53 डिग्री का इंटरवल है, और फिर 51.5 डिग्री से लेके 75 डिग्री तक के थ्रो के लिए इट विल बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए, पहला रेंज 5 लेके सॉल्व कर दीजिए, दूसरा रेंज 6 लेके सॉल्व कर दीजिए, यू कैन गेट द फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट्स। तो नोटिस कीजिए तीनों का हाइट सेम है। अब बच्चे इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि स्पीड भी मेंशन नहीं है और रेंज भी मेंशन नहीं है, और हम कैसे कोरिलेशन निकालेंगे। तो कोरिलेशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइट इन सब की सेम है, और अगर हाइट सेम होती है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। तो इन सब का हाइट तो सेम है ही, टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा।